कभी कभी किसी चीज की जड़ तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है और ऐसी ऐसी जगह पहुंचना पड़ता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। अब शुभम और अजय को क्या मालूम था कि उन्हें उनका अगला क्लू बार्बर शॉप पर मिलेगा। जैसे तैसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो दोनों बार्बर शॉप पर पहुंच ही गए। ये नाई की दुकान बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए इसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इस जगह को और यहाँ मौजूद भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बार्बर शॉप इस इलाके की प्रसिद्ध शॉप है, क्योंकि यहाँ कस्टमर्स की लाइन लंबी है। जैसे इससे बेहतरीन कोई और हेयर कट करता ही ना हो। इतनी भीड़ होने की वजह से सिर्फ अच्छा काम ही नहीं, बल्कि यहाँ काम कर रहे लोगों का दोस्ताना रवैया भी है। और जरा इस आदमी को तो देखिए, चेहरे पर मुस्कान और इतनी अदब से बात कर रहा है जैसे कि इससे मीठा बोलने वाला कोई हो ही नहीं सकता। नमस्ते सर, आप दोनों का स्वागत है। आप किस तरह का हेयर स्टाइल करवाना पसंद करेंगे? ये सभी अनोखी हेयर स्टाइल्स हैं जिनमें आप बेहद हसीन और नौजवान नजर आएंगे। ये सभी हेयर स्टाइल्स आपने ही डिजाइन की हैं? शुभम ने उस मीठी जुबान वाले आदमी से पूछा। इससे पहले उस आदमी से किसी ने इस तरह का सवाल नहीं किया था। लोग आते, अपनी पसंदीदा हेयर स्टाइल चूज करते और हेयर स्टाइलिंग करवाकर चले जाते। किसी ने पहले कभी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि ये हेयर स्टाइल्स किसने डिजाइन की है। इसलिए शुभम का सवाल सुनकर वो आदमी कुछ सोचने लगा और फिर जल्दी से वापस अपनी वो ही मुस्कुराहट जिससे वो सबको मिलकर उन्हें एंटरटेन कर रहा था। नाई जवाब में कहता है, जी हाँ बिल्कुल, मेरे अलावा इस पूरे इलाके में कोई भी नहीं है जो इस तरह की हेयर स्टाइलिंग कर सके। शुभम ने कैटलॉग में से एक हेयर स्टाइल पर इशारा करते हुए पूछा, और ये वाली? जवाब में उस आदमी ने शुभम से कहा, क्या आपको यही लुक करवाना है? और इस प्रश्न के साथ उस आदमी की मुस्कान जो अब तक सौम्य थी, शातिर नजर आने लगी। जैसे कि कुछ तो अलग है इसमें। लेकिन शुभम भी झट समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने उस आदमी से कहा, देखिए मैं आपको मुंह मांगा पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इससे भी बेहतरीन हेयर स्टाइल चाहिए। फिक्र मत कीजिए, आपके ग्राहकों की लंबी कतार को तोड़कर नहीं आऊंगा। जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए मैं अपनी टर्म का इंतजार यहीं करूंगा। तब उस आदमी ने मुस्कुराते हुए शुभम से कहा, जी सर बिल्कुल, हम कौन होते हैं सवाल करने वाले, कस्टमर तो भगवान होता है, आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। शुभम ने जानबूझकर वहां रुकने के लिए अपना नाम लिखवाया और फिर गौर से उस दुकान को देखने लगा, खास करके उसी आदमी को जिसने अभी अभी शुभम से मीठी मीठी बातें की थी। और वो हर किसी की हेयर स्टाइलिंग नहीं कर रहा था, सिर्फ उन्हीं की कर रहा था जिसने एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल सिलेक्ट की थी, जिस पर शुभम ने हाथ रखकर सवाल किए थे और उसकी मीठी मुस्कुराहट शातिर हो गई थी। शुभम ने ध्यान से देखा तो वो आदमी ने अपने पॉकेट में से एक धागा निकाला जो कि दिखने में हूबहू बाल की तरह ही है, और उस गुच्छे को कस्टमर के सिर पर छुपाकर लगाने ही वाला था कि तभी वो गुच्छा जमीन पर गिर गया और नाई फटाफट उसे उठाने के लिए नीचे झुका और उसी वक्त शुभम और उसकी आंखें टकरा गईं। शुभम ने ऐसा दर्शाया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन उस आदमी की हड़बड़ाहट देखकर शुभम समझ गया कि यहाँ तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और कुछ देर में उस आदमी ने शुभम को हेयर स्टाइलिंग के लिए आवाज लगाई और पहले हेयर वॉश के लिए इशारा किया। नल चालू किया और जैसे ही वो शैम्पू लगाने वाला था, शुभम ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। अजय, दरवाजा बंद करो। शुभम के ऑर्डर के मुताबिक अजय ने सीधे स्टोर के पूरे दरवाजे को ब्लॉक कर दिया और जगह छोटी होने के कारण एक समय में ही एक इंसान का हेयर वॉश हो सकता था। इसीलिए जब अजय ने दरवाजा बंद किया तब वो आदमी कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि सब कुछ बहुत फुर्ती और अचानक से हुआ था। लेकिन शटर के दरवाजे को अजय जैसे ही खींचने वाला था, उस आदमी ने उस तरह निकाला और शुभम के गले के पास लगा दिया। और उसकी इस हरकत ने ये तो साबित कर दिया कि शुभम का शक सही है, ये नाई ने कुछ तो झोल किया हुआ है। शुभम एकदम शांत बैठा रहा और तुरंत अपने हाथ में लिया आयरन बॉक्स खोला। इसमें अनन्या के सिर से निकले वो बाल थे जो इस नाई ने प्लॉन्ट किए थे, जिसे देखकर नाई हक्का बक्का रह गया। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। शुभम के इतना बोलते ही वो हड़बड़ा गया और बेहद गुस्से में चीखने लगा, कहां से आए हो, कौन हो तुम लोग? इस वक्त नाई बौखलाया हुआ था। उसको समझ आ गया था कि अब वो रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसकी चालें इन लोगों के सामने आ चुकी हैं।
जिसका मतलब है ये लोग पहले से सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके आ रहे हैं, क्योंकि इतनी आसानी से कोई भी उस नाई को पकड़ नहीं सकता था। शुभम ने एक सवाल भी नहीं किया, बस चुपचाप मंत्रित बालों से भरा आयरन बॉक्स लेकर उस नाई को मुस्कुराकर देखने लगा। शुभम को मालूम है कि अब पोल खुल चुकी है और उसके सवाल किए बिना ही ये पोपट की तरह बोलने लगेगा। ठीक वैसा ही हुआ। नाई के हाथों से उस तरह गिर गया और वो घबरा कर कहने लगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। तब शुभम ने उस नाई से कहा, थोड़ी देर पहले तो बहुत अकड़कर सवाल कर रहे थे, अब सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लोगों के सिर में हेयर स्टाइलिंग के नाम पर तुम क्या कर रहे हो? उस नाई ने अपना सर उठाया। उसका चेहरा जैसे अचानक खौफनाक हो गया और गरजती आवाज में शुभम को घूरते हुए कहा, तुझे क्या लगता था तू मुझसे सवाल पूछेगा और मैं जवाब दे दूंगा? पहली बार में ऐसा लगा जैसे शरीर नाई का है, लेकिन बोल कोई और रहा है। लेकिन शुभम को किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास नहीं हुआ। उसने अजय को इशारा किया, जिसके तुरंत बाद अजय ने नाई को जोरदार धक्का देकर गिरा दिया। अजय शुभम की हर बात गौर से सुनता, समझता और मानता है और हमेशा शुभम का साया बनकर उसके साथ ही रहता है। उसका एक महत्वपूर्ण काम है शुभम की रक्षा करना। नाई को जैसे ही अजय ने धकेला, नाई समझ गया कि उसकी ये भूतिया एक्टिंग से ये दोनों डरने वाले नहीं हैं। तो उसने एक बार फिर गिरा हुआ उस्तरा उठाया और शुभम को मारने की कोशिश की, लेकिन अजय के होते हुए ये असंभव है। अजय ने उस नाई का हाथ मरोड़ा और उस्तरा अब नाई के गले पर है। शुभम ने नाई के सामने वो जहरीले बालों से भरा आयरन बॉक्स लिया और एक बार फिर पूछा, सच सच बता, तू ये मंत्रित बालों से लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है या वजह कुछ और है? नाई के सारे प्रयास फेल हो गए और आखिरकार उसने शुभम और अजय को सच बताने का फैसला कर लिया। वो रोने लगा और रोते रोते उसने कहा, मैं ये सब पैसों के लिए करता आ रहा हूँ, लेकिन इसका अंजाम उन लोगों पर कैसा होता है इसके बारे में मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। शुभम को नाई की बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वो गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मेरा यकीन करो, मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करता हूँ। शुभम ने डिसाइड किया कि फिलहाल इसे उन सभी लोगों के पास ले जाना होगा जिनके बालों में इसने ये मंत्रित काले जादू वाले बाल इम्प्लांट किए हैं, क्योंकि जो शुरुआत करता है वो ही अगर अंत करे तो समस्या जड़ से खत्म होती है। लेकिन शुभम का सोचना भर था और नाई ने तुरंत कहा, इसकी शुरुआत मैंने ही नहीं की है, इसकी शुरुआत किसी और ने की है। मैं तो सिर्फ उनका एक जरिया बना और शतरंज में एक प्यादे की तरह चल रहा हूँ। इस शतरंज का खिलाड़ी तो कोई और ही है, वो बहुत शक्तिशाली है और अब वो हम तीनों को नहीं छोड़ेंगे। हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। शुभम नाई से आगे सवाल करता उससे पहले ही 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स ने दरवाजा तोड़ा और अंदर आ गए, जिससे शुभम ये तो समझ गया कि इस बार नाई ने सही कहा, मास्टरमाइंड कोई और है। जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने नाई को पकड़ने की कोशिश की, शुभम ने बीच में आकर बॉडीगार्ड को लात मारी और नाई को पीछे धकेला। फिर अजय ताव में आया और उसने दोनों बॉडीगार्ड को इतना तेजी से घूसा मारा कि दोनों धराशायी होकर जमीन पर गिरे। मौका पाते ही नाई ने लोहे का डब्बा उठाया और तीनों वहां से भाग निकले। भागते भागते हांफते हुए थोड़ी दूर पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई नहीं है, तब जाके उन्हें राहत मिली। लेकिन शुभम के सवाल अभी खत्म नहीं हुए। माना कि नाई ने ये सब किसी के कहने पर कहा, लेकिन किसके? शुभम ने नाई से दोबारा सवाल किए। नाई ने लोहे का बक्सा अपने सर पर रखा और कहा, इसमें जितने मंत्रित बाल हैं, उसे मेरे सीने में डाल दो, तभी तुम्हें विश्वास होगा कि मैं खुद एक शिकार हूँ, ना कि शिकारी। शुभम समझ गया कि दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं है। अभी अभी इसकी जान बची है, लेकिन इसका बल नहीं गया। बस फिर क्या था, अजय ने दिया जोरदार तमाचा नाई को, लेकिन तब भी नाई यही रट लगाए हुए था कि उसे कुछ नहीं मालूम। तो शुभम ने कहा, तुम्हें पहले उन विक्टिम्स की समस्याओं का समाधान करना होगा, उसके बाद ही हम तुम्हें माफ कर पाएंगे। दरअसल शुभम का ये मानना है कि जब तक ये लोगों को अपनी ही बनाई हुई बुरी शक्तियों से खुद ही आजाद नहीं करेगा, तब तक इसके अंदर का शैतान मरेगा नहीं, क्योंकि अपने मन पर काबू पाना ज्यादा जरूरी है। वो चाहता तो उसे जाने देता, लेकिन वो इतनी जल्दी उसकी बात से सहमत नहीं हो सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि मुसीबत ने जिस स्पीड से दरवाजे पर दस्तक दी थी,
उसने कई महीनों तक कई जिंदगियों को परेशान किया हुआ था, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तभी नाई ने कहा, खतरा अभी टला नहीं है, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं और मैं भी रुक नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को अब तक पता लग गया होगा कि हम भागते भागते कहाँ आ पहुंचे हैं। शुभम ने जैसे ही पूछा कि आखिर कौन है वो लोग, उतने में दूसरी तरफ से दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स वहां पहुंचे और उन तीनों को घेर लिया। गिनती में तो सिर्फ 2, लेकिन 10 के बराबर लग रहे थे। 6 फीट लंबे हाथी जैसे चौड़े बॉडी बिल्डर्स वो सीधे नाई की तरफ आए। शुभम ने अजय को अनदेखा करते हुए उनसे कहा, तुम लोग चले जाओ। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था जैसे कोई राक्षस बोल रहा है, लहजा एकदम कड़क और डरावना कि कोई भी डर जाए। लेकिन शुभम तो निडर है। उसने उनसे कहा, और अगर मैं नहीं जाऊं तो क्या कर लोगे? शुभम ने एक मुस्कुराहट के साथ बड़े कूल तरीके से ये बोला, लेकिन जितना ज्यादा वो कूल दिखने की कोशिश कर रहा है, अंदर से उतना ही डरा हुआ भी है। पर वो जानता है जितना डर उसके चेहरे पर देखेगा, उतना ज्यादा सामने मौजूद राक्षस रूपी इंसान उस पर हावी होगा। इसलिए शुभम ने अपने तेवर बदले और एकदम कूल डाउन हो गया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसके सामने इतने ताकतवर 2 लोग खड़े हैं। अजय अचानक हंसने लगा। उन दोनों बॉडीगार्ड का ध्यान शुभम से हटकर अजय पर गया। उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। गुस्से में, मुझे बात करना कुछ खास पसंद नहीं। सामने वाले बॉडीगार्ड की आंखों में कमीनापन झलक रहा था। उसने गुस्से में कहा। शुभम ने अजय को इशारा किया कि यही सही समय है, कर दो हमला। इसके पहले कि वो दोनों एक्शन लेते, अजय के एक के बाद एक 3 लगातार मुक्कों ने उनकी आंखें नीली कर दी। हालांकि अगर आंखों की जगह चेहरे पर उन्हें कहीं भी और मुक्के पड़े होते तो वो अब तक शायद दोनों मिलकर अजय को भी फेंक चुके होते। तभी नाई तुरंत वहां से भागते हुए चिल्लाया, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने बिना पीछे देखे भागना शुरू किया और सामने से आ रही कार में जाकर बैठ गया। अजय शुभम को भी अपने साथ बैठा लिया। आखिर कहां ले गया वो नाई शुभम और अजय को? शुभम के सवालों के जवाब मिलना तो दूर, उल्टे सवाल बढ़ते जा रहे हैं। क्या होगा इनका हाल, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जी हाँ लिसनर, आगे की कहानी सुनने के लिए नीचे क्लिक करें और एडवर्टाइजमेंट देखें। जैसे तैसे खुद को उन राक्षस रूपी बॉडीगार्ड से बचाकर शुभम, अजय और नाई वहां से भागे और नाई ने उन्हें अपने साथ कार में बिठा लिया है। लेकिन इस बार नाई के मंसूबे खराब नहीं, बल्कि खुद को और शुभम, अजय को बचाने के हैं। तीनों कनॉट प्लेस पहुंचते हैं। शुक्र है अब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली है, नहीं तो बहुत देर से बस भाग ही रहे थे। शुभम नाई से कुछ कहता उससे पहले ही नाई ने शुभम को चेतावनी देते हुए कहा, जितना आसान तुम्हें लग रहा है उतना आसान कुछ है नहीं। ये लोग मेरे लिए आए थे, लेकिन अब तुम भी इनके निशाने पर आ गए हो। ये तुम्हें मारने के लिए यहाँ भी आ सकते हैं। शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, आने दो, देख लेंगे। दरअसल शुभम जहाँ रहता है वहां पहुंचकर नाई समझ गया कि शुभम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि तंत्र मंत्र विद्या करने वाला, लोगों को बुरी शक्तियों, प्रेत आत्माओं से बचाने में मदद करता है। इसलिए उसने एक बार फिर शुभम से कहा, इतना सब होने के बाद भी क्या तुम अब भी लोगों की मदद करने की हिम्मत करोगे? ये सारी बातें नाई इसलिए भी कह रहा है क्योंकि वो जानता नहीं कि शुभम क्या क्या करने के काबिल है। वो बस शुभम को आगाह कर रहा है कि आगे और भी खतरे हैं। बात तो सही है, खतरे तो बहुत हैं, ऊपर से शुभम के सवाल भी। शुभम को लगा था कि इस सब के पीछे नाई ही होगा, इसलिए अगर इसे पकड़ लिया तो बात खत्म और काफी कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शुभम को क्या मालूम था कि वो उड़ता तीर हाथ में ले रहा है। क्या उसकी अपनी मुश्किलें कम थीं जो नाई से मिलने के बाद अब वो उन लोगों की नजरों में भी आ गया जो नाई को खत्म करना चाह रहे थे। खैर, शुभम को तो जैसे धीरे धीरे खतरों से खेलने की आदत होती जा रही है। शुभम अपनी दुकान पर पहुंचा। कई सारी कशमकश के साथ खुद से ही बात करता हुआ उसने देखा
बाबा यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। शुभम ने सोचा कि बाबा को सारा वाकया बताए, लेकिन उसे क्या मालूम था कि बाबा को सब कुछ पहले से ही मालूम होगा। उन्होंने शुभम को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो बचकर आ गए तुम। बाबा की बात सुनकर शुभम चौंक गया, क्योंकि शुभम को कभी समझ ही नहीं आता कि बाबा को सब कुछ पहले से कैसे मालूम लग जाता है। शुभम ने थकावट के साथ जवाब दिया, आपके सामने ही तो हूं। बाबा ने शुभम से कहा, निराश मत हो, जो हुआ सो हुआ बच्चे। अब आगे की सोच और परेशानियों को भूल जा, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी अड़चनें तो आती रहेंगी। तुम्हें पहाड़ जैसी बड़ी अड़चनों का सामना करना है। बाबा का इतना कहते ही जैसे शुभम की निराशा आशा में बदल गई। बाबा की बातों में एक अलग ही अपनेपन का एहसास है। जब भी बाबा शुभम को कुछ सलाह देते या उसे प्यार से दो शब्द कहते, उसे महसूस होता कि जैसे वो अपने दादाजी के पास बैठकर तसल्ली से उनसे बातें कर रहा हो। फिलहाल तो बाबा 2 दिन के लिए एक यात्रा पर जा रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने शुभम को सिर्फ ये कहा कि वो 2 दिन बाद लौट आएंगे। 2 दिन में शुभम को उनकी दुकान का अच्छे से ख्याल रखना होगा। शुभम ने हामी में सिर हिला दिया और बाबा वहां से निकल गए। रोजाना बाबा शुभम और अजय को खाना बनाकर खिला दिया करते थे, लेकिन आज तो शुभम को ही पेट पूजा का जुगाड़ करना है, क्योंकि अजय अब भी है तो शुभम के लिए एक बच्चे की तरह है। और दिन भर से भूखे प्यासे और थके हुए अजय का चेहरा देखो तो मुरझा सा गया है। इसलिए शुभम ने ज्यादा कलाकारी न करते हुए मैगी बना ली और अजय ने कटोरा भरकर ऐसे खाया जैसे इससे अच्छा खाना आज तक उसने खाया ही ना हो। शुभम की नजर स्टोर में रखी वाइन की बोतल पर गई, तो शुभम ने सोचा क्यों ना एक एक गिलास वाइन भी पी ली जाए। वैसे इस मैगी और वाइन पार्टी का हिस्सा नाई भी है, जिसका नाम सूरज है। अब जब 3 लड़के मिल जाएं तो पार्टी तो शुरू हो ही जाती है। ऊपर से आसपास कोई बड़ा भी नहीं है रोकने वाला। आज तो इतनी थकान हो गई थी कि वाइन भी तीनों को थोड़ी थोड़ी पीने के बावजूद भी चढ़ने लगी। लेकिन जब वाइन का नशा नाई को हिट हुआ, तब उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। शुभम मेरे भाई, मैं सूरज वर्मा आज से पहले पैसों का गुलाम था। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ था। मुझे लगता था मैं पैसे से पूरी दुनिया पर राज कर लूंगा, लेकिन इन पैसों के लिए मैंने अनजाने में मासूमों की जान दांव पर लगा दी। लेकिन अब बस शुभम, तुम्हारे कारण मैं वहां से भाग पाया हूं। मुझे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देने के लिए शुक्रिया भाई। तभी अजय अचानक हंसा। अजय अक्सर बच्चा बनकर हंसने लगता है, और वैसा ही अभी भी हुआ, लेकिन साथ ही वो अपनी उंगलियों से खिड़की की ओर इशारा करने लगा। क्या बात है? ऐसी कौन सी बात याद आ रही है? शुभम ने अजय के कंधे को थपथपाते हुए पूछा। पहले तो उसे लगा कि अजय पर भी वाइन का असर है, लेकिन फिर उसने उस खिड़की की तरफ देखा जिधर अजय ने इशारा किया था। उसने देखा कांच पर लाल रंग से बहुत बड़ा सा 3 लिखा हुआ है। ये क्या है? सूरज ने भी इसे देखा और वो लड़खड़ाते पैरों के साथ खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ चला गया। उसने शीशे को जोर से पोंछा, लाल नंबर को मिटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो चीज दरवाजे से चिपकी हुई है। ये ऐसे साफ नहीं किया जा सकता। अंदर से क्लीनर लाकर मिटाने की कोशिश तीनों करने लगे, लेकिन रिजल्ट अब भी वही। जितना साफ करने की कोशिश करते वो उतना गहरा होता जाता, और जिस तरह रात के अंधेरे में रेडियम चमकता है, ठीक उसी तरह से ये नंबर 3 चमकने लगा। सूरज के लिए ये सब कुछ नया नया था। उसने शुभम से कहा, रात के अंधेरे में हम क्या ही कर रहे हैं? 3 नंबर ही तो लिखा है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जिसके जवाब में शुभम ने कहा, थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये अचानक 3 नंबर की आकृति कैसे बन गई? शुभम के सवाल जैसे कभी खत्म ही नहीं होते। उसे हर चीज के पीछे की वजह जानने और उसकी जड़ तक पहुंचने की आदत सी हो गई है। लेकिन बड़े दिनों बाद शुभम सब कुछ भूल कर बस खुश था। उसने खुद से ही कहा कि इन सब के बारे में कल सोचूंगा। और तीनों ने चीयर्स किया। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते करते वहीं सो गए। लेकिन 3 नंबर और खूनी नजर आने लगा। आखिर क्या है इसका राज? अगली सुबह स्टोर से निकलते हुए शुभम ने 3 लिखा देखा।
शुभम को अब तक लग रहा था कि उसने कोई सपना देखा जिसमें 3 की आकृति बनी गई थी, लेकिन ये तो सच है। शुभम ने अपने दिमाग पर जोर दिया। सर जैसे फट रहा हो। कल रात का हैंगओवर अभी भी है, इसलिए शुभम ने 3 नंबर के चिन्ह को फिलहाल के लिए इग्नोर किया और जिस काम के लिए वो सुबह सुबह जा रहा था वो करना जरूरी समझा। कुमार जी की कार शुभम ने उधार ली थी, जो उसे आज लौटाने जाना है। शुभम फटाफट नहा धोकर कुमार जी की गाड़ी लौटाकर वापस आया, लेकिन अब दरवाजे के कांच के ऊपर 3 नहीं बल्कि 2 लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उल्टी गिनती गिन रहा है। शुभम ने खुद से ही कहा, उल्टी गिनती? शुभम के मुंह से अपने आप ये शब्द निकल गए। शुभम को लगा कि कहीं ये सूरज ने कोई मजाक तो नहीं किया। अगर ये सूरज की हरकत है तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। शुभम ने तेजी से दरवाजा खोला। सूरज और अजय अब भी सोए हुए थे। उसने दोनों के ऊपर बाल्टी भरकर पानी डाला, नींद से जगाया, दरवाजे की ओर लेकर गया। जिसने भी ये किया है वो साफ साफ बता दे, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। अजय ऐसा मजाक नहीं कर सकता, इस बात का शुभम को यकीन था। और सूरज नया नया दोस्त बना है तो सीधा सवाल सूरज से ही है। सूरज ने तुरंत कहा, भाई शुभम, ये सब मैं क्यों करूंगा? अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। जो भी हो, शुभम को इस बात का तो यकीन हो गया कि 2 दिन में कोई अनहोनी होने वाली है, जिसका ये इशारा है पहले 3 अब 2। कहीं इन सब के पीछे वही मास्टरमाइंड तो नहीं जिसने सूरज को प्यादा बनाकर लोगों को नुकसान पहुंचाया है। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, नंबर 3 धुंधलाता गया और नंबर 2 और गहरा होने लगा। शुभम जो कुछ देर के लिए बाहर गया था, जब वापस आया तो ये उल्टी गिनती देख चौंक गया और अंदर जाते ही उसने सूरज, जो कि मोबाइल में गेम खेल रहा है, उससे पूछा, सूरज, तुम अभी स्टोर देख रहे थे, तो क्या मेरी एब्सेंस में यहाँ कोई आया था? अजय से पूछना बेकार था क्योंकि उसका हैंगओवर अभी उतरा नहीं था। सूरज ने कहा, मैंने तो सुबह से तुम्हारे अलावा ना किसी व्यक्ति को यहाँ आते देखा ना जाते देखा। तुम्हारे जाने के बाद से ही मैं यहीं बैठा हूँ, क्योंकि तुमने कहा था इस जगह से हिलना भी मत। इसलिए क्या अब प्लीज मैं थोड़ा हल्का होकर आऊं? शुभम ने कुछ सोचा, फिर हाँ कर दिया। बाबा के स्टोर में एक कैमरा है और इसका एंगल बिल्कुल गेट की ओर है। अगर कोई आया भी होगा तो इस कैमरे ने उसे कैप्चर कर लिया ही होगा। शुभम को पूरा यकीन है कि वो अगर सीसीटीवी कैमरा चेक करेगा तो कुछ ना कुछ तो उसे मिल ही जाएगा। बस यही सब सोचकर शुभम कंप्यूटर के सामने बैठ गया और बाबा के जाने के बाद से शुभम के दोपहर में वापस लौटकर आने तक की सारी क्लिप्स को शुभम ने एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद 2x स्पीड में पिछली रात की फुटेज देखने लगा। जब वो 8 बजे सुबह के टाइम में पहुंचा तो ठीक सुबह 8 बजे अचानक दरवाजे पर नंबर दिखाई दिए, लेकिन ये वास्तव में हवा में जैसे प्रकट हुआ हो। केवल 1 सेकंड में खून से लिखा हुआ 3 नंबर अब 2 दिखने लगा। शुभम समझ गया कि यह किसी प्रेत आत्मा का किया हुआ काम है। अब शुभम, जिसका हर रोज किसी न किसी बुरी शक्ति से सामना होता ही है, उसके लिए किसी का आधी रात को आकार करके दरवाजे के बाहर खूनी अक्षरों में लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। शुभम ने सूरज से कहा, यह सिर्फ एक चाल है। अक्सर ये बुरी शक्तियां ध्यान भटकाने के लिए ये सब करती हैं। इसी तूफान के आने के पहले का इशारा समझो। अगर 2 दिन बाद कुछ होना ही है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि 2 दिन बाद हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। उसने ये बात बड़े जज्बे के साथ बोली थी। शुभम को मालूम है कि ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत है, लेकिन उसे ये बात भी ध्यान रखनी है कि बाबा इस वक्त शहर में नहीं है। इसीलिए उसे स्टोर के साथ साथ अजय और सूरज का भी ध्यान रखना है। अगर उनके सामने शुभम घबरा गया तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए शुभम सूरज अजय के सामने ऐसे दर्शा रहा है कि ये सब होता रहता है और बस निश्चिंत होने का दिखावा कर रहा है। जब से शुभम ने अपना काम कनॉट प्लेस में बाबा के यहाँ से शुरू किया है, तब से वो बाबा से भी कई सारी सलाह लेता आया है। लेकिन आज बाबा यहाँ मौजूद नहीं है, पर उसके पास उसके दादाजी की लिखी हुई किताब जरूर है। हर समस्या का समाधान मौजूद है, बस जरूरत है उसे समझने की। शुभम ने दादाजी की किताब को एक बार फिर उठाया और कुछ ढूंढने लगा। उसे आखिरकार वो पन्ना मिल ही गया
जिसकी उसे तलाश थी। बस फिर क्या, किताब में दी गए संकेतों के हिसाब ने शुभम ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि जब आज सुबह वो कुमार जी के घर उनकी कार लौटाने गया था, तब अनन्या उससे मिलने आई थी और वो अपनी दोस्त के बारे में बता रही थी। शुभम को लगा कि अब पुराने किस्सों को पलटकर देखना होगा, क्योंकि हो न हो ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए शुभम दोबारा कुमार जी के घर पहुंचा और अनन्या से जाकर मिला, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी जिंदगी में बुरी शक्तियों से लड़ने की शुरुआत अनन्या से ही हुई है। लेकिन क्या शुभम अनन्या के जरिए अपने सवालों का जवाब ढूंढ पाएगा? क्या उसे उल्टी गिनती का राज मालूम चल पाएगा? आखिर ऐसा क्या होने वाला है 2 दिन बाद? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जी हाँ लिसनर, आगे की कहानी सुनने के लिए नीचे क्लिक करें और एडवर्टाइजमेंट